हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति सोनी और आज हम मिलकर पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक चित्र वर्णन। अब जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो चुका होगा कि चित्र वर्णन भाई एक्चुअल में है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि चित्र वर्णन लिखा हुआ है चित्र और उसका वर्णन करना मीन्स आपके सामने एक तस्वीर दी गई होगी और आपको उस तस्वीर को बताना है कि उस तस्वीर में क्या चल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही नहीं, आप एक सिस्टमेटिक वे में बताएंगे, कहानी के तौर पे बताएंगे ताकि सामने वाले को भी जान करके मजा आए। ठीक है, सो सपोज हम बहुत सारे ऐसे करते हैं ना कि हमारा जो एक्चुअल में हमारा ह्यूमन बॉडी है, हम थॉट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हमारे माइंड में कंटिन्यूस कोई ना कोई थॉट चलते रहता है। और वो थॉट्स कैसे क्रिएट होते हैं? जब हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, सपोज है ना, माइंड में कोई पिक्चर बनाते हैं या हम वास्तविक कोई दृश्य देखते हैं। जैसे ही हम देखते हैं, एक्चुअल में वही होता है, जो हम देखते हैं वही हमारे दिमाग में आता है, वही हमारी जबान से निकलता है। तो उन सारी चीजों को देखने के बाद में हम कोई ना कोई स्टोरी बनाते हैं, कुछ ना कुछ डेवलप होता है। सपोज मेरे सामने मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये दृश्य क्या हुआ कि मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड है, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सारी चीजें तो जो मतलब एक तरीके से कह दे कि जो रियलिटी होती है उसी को, उसी का वर्णन करना, ये हो गया। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ पे दिया हुआ है चित्र, एक कोई ना कोई फ्रेम दी हुई है, मतलब रियल लाइफ से उठा करके एक उसकी तस्वीर खींच के आपके सामने दी गई है और आपको उसी तस्वीर के ऊपर उसका वर्णन करना है कि वो है क्या। क्लियर? थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि हम चीजों को डेवलप कैसे करते हैं। ठीक है, कोई चित्र तस्वीर है तो उसको देख करके हमें उसकी स्टोरी डेवलप करना है, तो वो कहाँ से सोर्सेज आते हैं? एक्चुअल में भी हमारे साथ रियल लाइफ में ही होता है कि हम हमारे वातावरण को देखते हैं, हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं को देखते हैं और उन सभी घटनाओं से ही हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट क्रिएट होता है। ठीक है, हम रोड पे जा रहे हैं, एक पार्क दिखाई दे रहा है, वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, तो उन सारे दृश्य को देख करके ही हम हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट क्रिएट करते हैं। तो उसी तरीके से अब हमें वही थॉट जो है वो चित्र को देख करके क्रिएट करने हैं। चलो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लिया जाए इसे। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन है। अब यहाँ पर वर्ड आया है कल्पना शक्ति से व्यक्त करना, तो क्या रियल में ऐसा नहीं होता? रियल में भी ऐसा ही होता है कि हम अपना इमेजिनेशन पावर को इतना डेवलप करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम एक दिमाग में पिक्चर बना लेते हैं, या हम रियल लाइफ में भी कोई सीन चल रहा होता है तो वो सीन आके नहीं कहता हमसे कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम उसको अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, कोई भी घटना, मैं और आप बैठे हुए, कोई थर्ड इंसान देख रहा है तो वो देख रहा है ना कि यहाँ पर एक टीचर बैठा हुआ, वो पढ़ा रहा है, भले उसे समझ में नहीं आ रहा हम क्या पढ़ा, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये पढ़ा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जब चित्र को देखें, ठीक है, रियलिटी में क्या होता है कि वो चीजें बयां कर देती है, वो घटनाएं बयां करती है कि घटना क्या हो रही है, कहानी क्या है। अब हमें चित्र में वो घटनाएं जो है वो सिर्फ एक तस्वीर, एक स्टैचू फॉर्म में दिखाई देगा। अब वहां पे हम अपना इमेजिनेशन बनाएंगे कि भाई ये घटना में पिक्चर में बन क्या रहा है, चल क्या रहा है। ठीक है, हम अपना इमेजिनेशन करेंगे वहां पे, अपनी कल्पना शक्ति से वहां पर एक स्टोरी बिल्ड करेंगे और उस चित्र को वर्णित। ठीक है, अब उस चित्र को जब हम बता रहे हैं तो अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से बताएंगा। मतलब मैं इस सीन को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, मतलब मैंने अपनी एक अलग स्टोरी क्रिएट की हुई है। आप देखेंगे, आप उसी तस्वीर को देखेंगे तो आप अपनी एक अलग स्टोरी बनाएंगे। होता यही है कि आप जितने लोग, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उसको देखेंगे तो वो अपनी अलग अलग स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है, क्योंकि सबकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, सबकी कल्पना शक्ति जो होती है वो भिन्न होती है एक दूसरे से। तो जाहिर सी बात है कि जो भी अपना मतलब जो भी चित्र का वर्णन करेगा वो सब अपने अलग अलग लेवल पे करेंगे। एक स्टूडेंट उस चित्र को इस तरीके से डिफाइन कर रहा है, दूसरा स्टूडेंट उस चित्र को उस तरीके से डिफाइन कर रहा है, लेकिन एक सिमिलर कंटेंट क्या होगा, क्योंकि वो जो कंटेंट वहां पे लिखा हुआ है वो एक जैसा, एक ही है। सपोज एक मटके में से एक कौवा जो है, मतलब मटके के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ, सबने स्टोरी सुनी हुई होंगी, तो उस कहानी में थोड़े बहुत फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा, मेन कॉन्सेप्ट रहेगा उस स्टोरी का, वो उस तस्वीर के इर्द गिर्द ही घूमते हुए रहेगा। अब क्योंकि हमें इस वीडियो में इस टॉपिक पे यही पढ़ना है कि चित्र को वर्णन कैसे करते हैं, तो हम उसके सारे टिप्स और ट्रिक्स सीखने वाले हैं। फिर से बोल दे रही हूँ कि हम सीखने वाले हैं, ना कि रटने वाले हैं। ठीक है, जब आप चित्र को अपने
शब्दों में अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं। मतलब जो भी घटना घटित हो रही है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, उसे आप अपने तरीके से उसे प्रस्तुत करते हैं, तो उसे ही चित्र वर्णन कहा जाता है। अब चित्र वर्णन कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो भी मायने रखती है। तो जैसे ये देखो भैया, एक ही चित्र को देखकर अलग अलग छात्रों के मन में अलग अलग भाव होंगे, उनकी अभिव्यक्ति में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन उसका मूल भाव जो होता है वो समान होता है। मैं वही बताया आपको। चित्र को देखकर उसका लिखित वर्णन करना और लेखन करना भी एक कला है। ऑब्वियस सी बात है कि आप जब किसी चित्र को देख रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस की है, जब एक पेंटर जो होता है, एक चित्रकार होता है, वो क्या करता है, एक वास्तविक सीन को देख करके उसे हू बहू उठा करके अपने उस पोर्ट्रेट पे बनाता है, वो भी एक कला हुई। तो वो कथा को लिखना भी तो एक कला हुई ना, उस चित्र को डिफाइन करना भी एक कला ही हुआ। अब चित्र वर्णन करते वक्त आपको क्या इंपॉर्टेंट बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। बिना ब्लैक बोर्ड देखे हम कुछ चीजें क्लियर कर दें। जब आप किसी चीज को देखेंगे, उसके बारे में जानना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप उसे सबसे ज्यादा फोकस करके देखेंगे, उसकी हर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, उस चित्र को आप बहुत ही डिटेल के साथ में देखेंगे, उसमें दिखने वाली एक एक वस्तु को आप ध्यान से देखेंगे। फिर उसके बाद में उसका जो भी उसका ऑब्जेक्ट निकल रहा है, जो वो चित्र कहना चाह रहा है, हम उस मूल भाव को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसका मतलब पूरे जो चीजें हैं आपस में रिलेट करेंगे, हर एक चीज को रिलेट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहां पर एक पेड़ दिया हुआ है, उसके ऊपर पक्षी है, तो आपने पक्षियों को इग्नोर कर पेड़ दिया। ठीक है, नीचे एक किसान बैठा हुआ है, तो अगर एक पिक्चर इस तरीके से बनी हुई है कि यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी है, बन जा भैया, एक व्यक्ति विश्राम कर रहा है। ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पर एक विश्राम कर रहा है। तो आप इस आपको बताना है, वर्णन करना है, तो आप इस तरीके से नहीं करेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो पेड़ की ठंडी छाया में बैठा हुआ है। आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि इस तस्वीर में जितनी भी चीजें दिखी हुई है, आपको हर एक चीज का वर्णन करना है, उसको ये करना है। तो आप ये क्या कर सकते हो कि एक मस्त सा माहौल था, वहां पे पक्षी चहचहा रहे थे, और उसी पेड़ की ठंडी छाव में, मतलब वो जो पेड़ है वो पक्षियों को भी विश्राम दे रहा था अपनी शाखाओं पर, और उसने अपनी छाव में एक व्यक्ति को भी आराम दिया, उसे छाए दी, उसे कुछ विश्राम करने के लिए, मतलब अच्छे तरीके से छाए दी, ताकि वो वहां पर विश्राम कर सके। तो इस तरीके से बताएंगे हम, यहाँ पे ना मनुष्य को, ना पक्षियों को कर सकते हैं, और ना ही पेड़ों को कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये हुआ कि एक तस्वीर में आपको जितने भी टॉपिक दिए गए, जितने कंटेंट दिए गए हैं, आपको हर एक विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक देखकर उसे समझ के आपस में रिलेट करना है। चलो अच्छे से देख लिया। हाँ, और फिर उसके बाद में ऐसा नहीं कि आप देखिए एक व्यक्ति जो है वो पेड़ की छाया में विश्राम कर रहा था, वहां पे पेड़े से मतलब क्या, वहां पे फिर पक्षी भी चहचहा रहे थे, वहां पर एक पेड़ था, बाद में आपने लाइन लिख दी कि ये पेड़ था। तो आप ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ेगा कि एक पेड़ था जिसकी शाखाओं पर पक्षी विश्राम कर रहे थे, चहचहा रहे थे, उसी के नीचे उसकी छाव में एक व्यक्ति विश्राम कर रहा था। तो ऐसे सीक्वेंस वाइज एक क्रमबद्धता होनी चाहिए चित्र बता रहे हैं उसके अंदर, मतलब आगे पीछे ना हो कि लास्ट को शुरू कर दिया, शुरू को लास्ट में कर दिया। चलो पढ़ते हैं। चित्र को 2-3 बार ध्यान से देखें। जाहिर सी बात है कि जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप अपने आप उस चीज पाएंगे कि उस चित्र में बताया क्या गया है। चित्र के मूल भाव को समझने का प्रयास करें। जाहिर सी बात है कि जब आप उसको देखेंगे तो उसमें जो मेन ऑब्जेक्ट दिया है आप उसको समझें। चित्र में समाहित कथ्य का प्रारूप तैयार करना, मतलब चित्र में जितने भी कंटेंट दिए गए हैं, जितने भी उसमें मेन मेन पॉइंट दिए गए हैं, आप उनको समझेंगे। लिखने से पूर्व विचारों को चित्र के अनुसार क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। हाँ, जब आप लिखने जाए उसे, तो आप पहले अपने माइंड में वो स्टोरी डेवलप कर ले, उसका सीक्वेंस बना ले, और उसके बाद में उसे लिखना शुरू करें। वाक्य छोटे, सरल और विषय अनुकूल होना चाहिए। हाँ, चित्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा, मतलब इतना सा, ये जो इतना पैरा है ना, इतना ही पैराग्राफ में आपका चित्र का वर्णन होना चाहिए। और चित्र वर्णन में ऐसा हो कि उसमें हर एक चीज, जितनी भी विषय वस्तु है, हर एक चीज बकायदा उसमें यूज की गई हो, वो सरल हो, मतलब हमको उसको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हो उसे समझने के लिए, और वो टॉपिक से रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर पेड़ का है और आप वहां पर प्लेन उड़ाने वाली बात कर रहे हो, है ना। मतलब जो आपका चित्र है उसी से रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए।
भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगी, सरल हो, रोचक हो और प्रभावपूर्ण भी हो, क्योंकि आपको सामने वाले को इम्प्रेस भी करना है। चित्र वर्णन का मुख्य रूप में वर्तमान काल में प्रयोग करें। देखो चित्र वर्णन जो होता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते थे जिसमें हमने कहा कि वो भूतकाल में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, जब आप कोई न्यूज बनाते हैं तो आप उसको भूतकाल में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि आज चित्र को हूबहू आप उस तस्वीर को बयान करने वाले हैं, जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जो तस्वीर वहां पे शो की जाएंगी, आपको उसी को यहाँ पर बयान करना है। मतलब क्या हुआ कि आप उसको वर्तमान काल में अपने प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति पेड़ की छांव में विश्राम कर रहा है। ठीक है, पेड़ की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हम यहाँ नहीं लिखेंगे कि एक व्यक्ति था, वो पेड़ की छांव में विश्राम कर रहा था, वहां ठंडी हवाएं चल रही थी। ठीक है, ये आप किसी को और को कहानी बता रहे होंगे ना, तब करेंगे, लेकिन आप अभी चित्र का वर्णन कर रहे हैं तो आप उसे वर्तमान काल में ही प्रयोग करेंगे। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चित्र वर्णन बातों को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आपका चित्र वर्णन जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, 7 to 8 सेंटेंसेस ही आपको दिए जा रहे हैं, तो आप अननेसेसरी जो है, जितना भी हमने पढ़ा है वहां सब जगह यूज है कि आप अननेसेसरी चीजों को वहां पर मेंशन नहीं करेंगे। चित्र वर्णन ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, केवल 20-25 से 30 शब्दों से 8 वाक्यों से में ही पूरे चित्र का वर्णन हो जाना चाहिए। आपको यहाँ पर लिमिट दी गई है कि आपको उसे बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लेना है, आप इतने में ही उस चित्र को जितने अच्छे से आप व्यक्त कर पाओ, दिखा पाओ, आपको वो दिखाना है। चित्र में जितनी भी चीजें दिख रही हो सभी का वर्णन हो, एक एक पॉइंट का। अगर वहां पर एक मच्छर भी उड़ते दिख रहा है तो आपको उसको भी यूज करना है। यदि चित्र के साथ शब्द भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब दे रखे हो, तो उन सभी शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि चित्र में एक एक चीज जो है आपको उसको यूज करना है, तो उसमें शब्द भी आ जाएंगे। अगर किसी प्रकार का शब्द, जैसे एक रक्त शिविर लगा हुआ है, अगर वहां पे रक्त शिविर लिखा हुआ है तो आप उसकी स्टोरी बना सकते हैं कि ये एक रक्त शिविर का चित्र है, मतलब एक आयोजन कार्यक्रम किया गया है यहाँ पे रक्त शिविर का, तो आपको हर एक चीज को वहां पर करना है। वाक्य रचना करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल वर्तमान समय में ही बात करें, यानी आपको फ्यूचर में, प्रेजेंट में ही रह करके बात करनी है। पहले वाक्य में बताए कि दृश्य क्या क्या हो रहा है। हाँ, जब आप कोई भी चित्र वर्णन करना शुरू करें तो आप सबसे पहले सामने वाले को ये क्लियर करें कि आप जो सीन है, जो भी ये दृश्य फरमाया जा रहा है, वो कहाँ का है। उसके बाद में आप बताएंगे कि इस चित्र में और क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि चित्र है कहाँ। जैसे हमने पेड़ वाली स्टोरी में बताया कि एक पेड़ है, ठीक है, जो अपनी मतलब जो ठंडी हवा दे रहा है उसकी शाखाओं पर, तो हमने क्या बताया कि एक पेड़ है। हमने शुरुआत नहीं की कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति विश्राम कर रहा है, तो आपको सबसे पहले वहां का एड्रेस बताना होगा कि हम किस चित्र की बात कर रहे हैं। चलो अब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो हमें चीजें जो है वो आने लगेंगी। और मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज को सीखने की कि आप कितनी ज्यादा उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा हम उसमें मंचे हुए खिलाड़ी बन सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ एक जो चित्र है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है, उसको बताना है, और उससे भी बताने के लिए आपको पहले ना 7-8 जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करने होंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें लगती है चीजें कि वो बहुत ईजी जाने वाली है, हम उसको इजीली देख करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन भाई मानो ना मानो ये चीजें होती है कि इजी से इजी चीज में भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उसे समय नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो किसी भी चीज को सीखने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि चित्र वर्णन करने के लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उन सारे पॉइंट्स को याद रखना होगा। ठीक है, तो हमें चित्र वर्णन के लिए क्या क्या सीखना है, मतलब क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हम एकदम अच्छे से चित्र वर्णन सीख ले। पहली चीज कि हमें उस चित्र को ध्यान से देखना है, उसके एक एक पॉइंट को देखना है कि उसमें क्या हलचल हो रही है, पहले हम उसे सीख लेंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास सेकंड चीज कि उसके हर एक पॉइंट को देख लिया, उसमें कोई शब्द दिए हुए हैं, कोई वस्तु रखी है, हर चीज को हम उस स्टोरी को अपने माइंड में बनाएंगे। ठीक है, हम उसको सीक्वेंस वाइज रखेंगे। हम एकदम शुरुआत से, मतलब हम इन्हें हर चीज को देख ली, हम अपने दिमाग में उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है।
ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसी में आपके पास हो गया कि आपका चित्र क्या कह रहा है, मतलब किस स्थान का है, तो ये पॉइंट निकल गया। फिर आपको कहाँ चित्र में क्या हो रहा है, तो उसके लिए फिर उसके बाद में आपकी स्टोरी अपने आप शुरू होते जाएंगी कि चित्र इस प्लेस का है और यहाँ पे ये घटनाएं घट रही है। हमें वर्तमान काल का प्रयोग करना है, हमें प्रेजेंट टेंस में रह करके अपने चित्र का वर्णन करना है, हमें अननेसेसरी कोई भी चीजें नहीं लिखनी है। तो चलो ये सारी बातें क्लियर हो गई है, तो हम बढ़ते हैं आगे अपने चित्र वर्णन की ओर। अब हमारा सबसे पहले रूल कहता है कि हमें अपनी तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखना है, हमें हमारे चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है। अब बिकॉज क्योंकि ये जो तस्वीर है वो थोड़ी ब्लर हो चुकी है, क्योंकि मेरे को उसका क्लियरेस्ट फॉर्म नहीं मिला जिसमें पिक्सल्स नहीं फट रहे हो, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब हम ध्यान से सुनते हैं। पहले जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे क्या लगा कि खेत में हल वल जोत रहे हैं, ठीक है, मुझे ऑनेस्ट बता रही हूँ यही लगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बाकी चीजों को ध्यान से देखें तो पता चलता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी फ्लो होते हुए नजर, यहाँ पे पानी फ्लो सा हो रहा है, ये यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है, ये कपड़े सूख रहे हैं, इसके हाथ में कुछ कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कपड़ा है और कपड़े सूख रहे हैं, ये पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर पेड़ वेड़ है, यहाँ पे जानवर, देखो कि समझ में आ रहा है, क्योंकि जानवर जो है इनके पैर जो है वो पानी में थोड़े, मतलब वो लहरें उठती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लहरें जो है वो उठती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इसे समझ में आया कि ये पानी वाला एक सीन हो रहा है, मतलब चीजों को बहुत डीपली ऑब्जर्व करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि ये जो भाई साहब है ये यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं, बीच नदी में खड़े होकर के, जानवर है बाहर का, यहाँ पर कपड़े हैं, तो इससे क्लियर हो गया कि एक धोबी घाट है ना। अब आप इसको कैसे वर्णन करेंगे, आप क्या बताएंगे कि एक व्यक्ति, ये चित्र जो है ये एक धोबी घाट का है, यहाँ पर एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है, वहां पे जानवर घास चर रहे हैं, सॉरी पानी में गोते खा रहे हैं, स्विमिंग सीख रहे हैं, और यहाँ पर पानी भी आ रहा है। क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और हमें अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट करते आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसे इस तरीके से व्यवस्थित रखेंगे कि सामने वाले को लगे कि भाई हमें भी थोड़ी सी अकल है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं हमने इसको कैसे बताया। प्रस्तुत चित्र में, क्योंकि सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट है कि आपको चित्र के बारे में इंट्रो बताना है, जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली स्थिति को दर्शाया है। अब आप कहेंगे जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली कैसे, क्योंकि भाई आप जल में काम कर रहे हैं, ये कपड़े धुल रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे डिटर्जेंट जाने वाला है, उसका झाग वाग सब निकल के यहाँ पे होगा, जानवर भी इसी में है, मतलब यहाँ पे इनका मलमूत्र भी इसमें जाएगा, पानी आ रहा है, ठीक है, नाली कहीं से भी बह करके इसमें पानी मिक्स हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जल प्रदूषित हो रहा है, हो ही रहा है, दिखाई दे रहा है कि जल प्रदूषित हो रहा है। तो हमने इस पूरे को नाम दे दिया कि ये है जल प्रदूषण से संबंधित चित्र। क्लियर? तो प्रस्तुत चित्र में जल प्रदूषण को प्रभावित करने वाली स्थिति बताई गई है। इस चित्र में एक व्यक्ति खड़े होकर के कपड़े धुल रहा है, कुछ जानवर नहा रहे हैं, नाले का पानी नदी में गिर रहा है, वो भी हमने देखा कि नाले का पानी कैसे नदी में गिर रहा है, और साथ ही में जब यहाँ पे नाले का पानी गिर रहा है तो यहाँ पे कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट रसायन भी आएंगे ही नदी में, ये जाहिर सी बात है। हम सभी जानते हैं कि इस सबसे नदी का पानी दूषित होता है और जल के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, और नदियों का जल जो है वो जल का मुख्य स्रोत है। नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें समय रहते अपनी गलतियों को सुधारना होगा, अन्यथा इसके दुष्प्रभाव बहुत भयानक होंगे। हमने एक सही वे में एक मतलब जो चित्र था उसे प्रेजेंट किया है ना, वरना हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक व्यक्ति कपड़े धुल रहा है, पानी आ रहा है, जानवर नहा रहे हैं, कपड़े सूख रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमने उसको क्या अच्छे से बताया कि हमने उसको रिलेट कर दिया जल प्रदूषण, मतलब सामने वाला समझता है कि हमारी सोचने की क्षमता जो है वो अच्छी है। तो जिस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे चित्र देखते जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ चित्रों को देखें, ठीक है, जो भी आपके चित्र आ रहे हैं आप उसे देखते रहे, उसे फोकस करके देखिए, उसकी स्टोरी बनाए अपने दिमाग में कि वो चित्र कैसे है, क्या हो रहा है, और जैसे आपके थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, अगर आपके पास समय है तो आप उसे लिख करके देखेंगे, क्योंकि राइटिंग जो स्पीड होती है, स्किल होती है, वो भी उतनी ही मैटर करती है जितना आपको सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एग्जाम में एक प्रॉपर टाइम में, मतलब एक लिमिटेड टाइम में हमें वो चीज़ों को सॉल्व करना है। और ट्रस्ट मी कि ये जो ग्रामेटिकल वाला पोर्शन है ना, जहाँ पे ये सारे, तो ये आपके कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्री के मार्क्स होते हैं, एकदम
एकदम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है और आपको ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। आपके ग्रेड्स बढ़ाने में, आपके परसेंटेज बढ़ाने में ये इन लोगों का रोल ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें सीखने में बहुत कम समय लगता है और जब एक बार आप सीख जाए तो आप इसे लाइफ टाइम नहीं भूलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट चित्र की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र बताया जा रहा है, ठीक है, और इस चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यही हो रहा है, जब आप इनकी शक्ल देखेंगे तो आपको पता है कि ये किस काल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बैठे हुए मंदिर है, यहाँ पर हिरण जो है वो घूम रही है, देखो क्लियर समझ में आ रहा है हिरण है, इधर और मंदिर है, पूरा वन है, मतलब पूरा जो एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है वो समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पर पूरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये एक वन वाला है, ठीक है, क्योंकि इस तरीके की देखो कुटिया बनी हुई हैं, तो ये एक आश्रम वाला लुक दे रहा है। यहाँ पर इनके कुछ और ग्रंथ वगैरह रखे हुए हैं, ये जिस तरीके से लिख रहा है, इस टाइप का पेन नहीं होता था ना कुछ टाइम पहले, तो ये वो इंक से लिख रहे हैं, मोर पंख से उसमें इंक डाल डाल के फिर घुमा के, तो इससे आपको पता चल गया कि हम इस तस्वीर में किस टाइम की बात कर रहे हैं, और पूरी लोकेशन देख करके भी पता चल चुका होगा, ठीक है। तो चलो उसको लिखते हैं। ये चित्र भक्ति काल का है, क्लियर, क्योंकि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, और वो भी तुलसीदास का है, क्योंकि तुलसीदास के टाइम में ये चीजें होती थी, जैसे डुबो डुबो कर लिखना होता था। आसपास हिरण घूम रही है, कुटिया है, ठीक है। तो प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का है, और इन्होंने अमर ग्रंथ रामचरितमानस के अलावा और भी कई ग्रंथ की रचना की है। क्योंकि अब हमारे पास में यहाँ पर बताने के लिए सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ये कालिदास का चित्र है और यहाँ पर वो कुछ लिख रहे हैं, तो इसलिए अब हम उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि इन्होंने रामचरितमानस के अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, और वो ग्रंथ कौन से है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इनकी अमर कृति का मूल विषय भगवान राम की पावन लीला का अवधी भाषा में रचित इस ग्रंथ में दोहा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास कृत दोहे और चौपाइयां लोगों की जुबान पर सरलता से चढ़ जाती है, और इसका एग्जाम्पल मुझे देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जो पद वाला सेक्शन है हिंदी में, वहां पर ये चीजें आई हुई है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट तस्वीर। अब इस नेक्स्ट तस्वीर में क्या होने वाला है, देखो क्लियरली है, और अब तो कलरफुल इमेज भी आई है तो और ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पर अब आप इसे देखें तो सबसे पहले आप इन दोनों लोगों को ही देखेंगे कि एक बच्चा है और एक बूढ़ी दादी को वो रोड क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिग्नल दिखाई दे रहा है आपको, मतलब जो रेड लाइट लगी हुई है कि रुकने का बोला है, बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रुकी हुई है, क्लियर, मतलब ये बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रुकी हुई है यहाँ पर, मतलब क्लियर है रही है। इसी दौरान एक बच्चा जो है, मतलब संस्कारी होने के बारे, मतलब उसमें शिष्टाचार है, तो एक बूढ़ी दादी को जो शायद अंधी हो या बूढ़ी हो, उसे चलने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें वो रोड क्रॉस करा रहा है। तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि यह जो प्रस्तुत सीन है वो एक रोड का है या चौराहे का है, आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, आपने यहाँ पे लिखा है कि लाल बत्ती, क्योंकि लाल बत्ती जली हुई है, रेड लाइट है, तभी तो यहाँ पर सारी गाड़ियां रुकी हुई है, तो आप इस तरीके से आप उसको मेंशन करेंगे। कैसे, यह दृश्य किसी महानगर के चौराहे का है, लाल बत्ती होने के कारण गाड़ियां रुकी हुई है, फुटपाथ पर एक बच्चा एक वृद्ध महिला को सड़क पार करवा रहा है, वो भी वहां पे लिखा हुआ है। एक बच्चा अपने स्कूटर को आधे फुटपाथ पर ले आया, यह नियम के विरुद्ध है, ठीक है, सॉरी, एक व्यक्ति, देखो यहाँ पर अच्छे से जब ध्यान से देखेंगे तो ये आधे फुटपाथ पर लेकर के आ चुका है। यातायात के नियम के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने से ही ऐसी दुर्घटना होती है। कुछ लोग हरी बत्ती होने का इंतजार नहीं करते और गाड़ी दौड़ाकर ले जाते हैं, और ऐसे करते समय गाड़ियां परस्पर जो है वो टकरा जाती है और दुर्घटना हो जाती है। अतः वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें। तो ये वाहन है, नॉट वाहन है, और यहाँ पर ऐसा करते समय, ये करे की जगह ये है करते समय, क्लियर। तो देखो हमने सबसे पहले चित्र को देखा था, चित्र में हमने एक एक चीज क्लियर की थी कि यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने एक रफ वर्क किया, और रफ वर्क हमारे पास ये था कि हमने एक चित्र को देखा, चित्र में हमें पता व्यक्ति जो जो चीज हमें सबसे पहले दिखाई पड़ रही है हम उसे देख लेते हैं पहले, ठीक है, पर देखनी हर एक चीज को। सबसे पहले हमें ये दिखाई दिया कि यहाँ पर एक बच्चा है जो कि एक वृद्ध महिला को रोड क्रॉस करा रहा है। दूसरी चीज हमने देखी कि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियां रुकी हुई है, ये गाड़ियां रुकी है, तो हमने इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट किया कि यहाँ पर लाल बत्ती हुई होंगी तभी ये गाड़ी रुकी हुई है। फिर हमने ये कनेक्ट किया कि ये एक रोड का सीन है, ठीक है, जहाँ पर एक लाल बत्ती है, ठीक है। हमने ये रफ जो है ये सारा कर लिया, मतलब रफ वर्क जो है, होमवर्क जो है हमने ये कर लिया। अब हम इसको अच्छे से कनेक्ट करें तो ये पता चल गया कि एक रोड का सीन है। अब सबसे पहले हमारा रूल कहता है कि हमें सीन कहाँ का है ये बताना है, तो क्या हुआ कि ये एक रोड का सीन है जहाँ पे लाल बत्ती होने के कारण सभी
जो वाहन है वो रुके हुए हैं और इसी दौरान एक बच्चा एक वृद्ध महिला की सहायता करता है, वो उसे रोड पार कराता है। सीक्वेंस वाइज हो गया, एक क्रमबद्धता हो गई। भले हमने जैसे भी चित्र को देखना शुरू किया, हमने देखना शुरू इनसे किया, फिर इस पे आए, फिर इस पे आए, लेकिन हमें उसे सिस्टमेटिक वे में रखना होगा। ऐसा नहीं रखेंगे कि एक बच्चा एक वृद्धा को रोड क्रॉस करा रहा है, वहां पे लाल बत्ती होने के कारण वो गाड़ियां रुकी हुई है, वो रोड का सीन है, ऐसे कुछ नहीं। हम उसको सिस्टमेटिक रखेंगे, है ना। हमने सोचने के लिए तो एक रफ वर्क कर लिया, अब हम उसको वो रफ वर्क को हम सिस्टमेटिक करेंगे, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे। क्लियर। चलो और एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं। अब देखो एक और तस्वीर। अब बिकॉज ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो आपको समझने में शायद थोड़ी, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के देखें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अच्छे से आपको सबसे पहले चीजें कौन कौन सी दिखाई दे रही है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको जो पहले चीजें दिख रही है आप पहले उनको देख करके लिख ले। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी सीखे हम कि क्या करें, आपको जो जो चीजें दिख रही है ना, तो आप यहाँ पर रफ वर्क में क्या करें, आप पॉइंट डाल करके लिख ले चीजों को। ठीक है, फिर लिख लेंगे, उसके बाद में आप इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें दिख रही है उसको एक स्टोरी के टाइप में अरेंज करेंगे। स्टोरी में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहले चीजें देख लें। देखो सबसे पहले तो ना मुझे यहाँ पर चीज दिखी कि यहाँ पर एक पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं। ठीक है, उनका ग्रुप खड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक खड़ी हुई है, मैंने तीसरी चीज देख ली। फिर मैंने और जो दूसरी बातें मेरे इसमें गई ना, तो वो गई मेरी है रेल की पटरी। ठीक है, ये रोड तो हो नहीं सकती, रेल की पटरी है। रेल, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ये तो होंगी नहीं। क्यों बस नहीं होंगी, क्योंकि मुझे रेल की पटरी दिखाई दे रही है, मतलब ये ट्रेन के डिब्बे हैं। अब ट्रेन के डिब्बे कुछ हवा में उड़ रहे हैं। क्लियर, मतलब ये हवा में उड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेल की पटरी जो है वहां पर कोई रेल दुर्घटना हुई है। फिर यहाँ पर मुझे और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक क्रेन खड़ी हुई है और वो क्रेन जो है इनको उठाने में मदद कर रही है। अब यहाँ से इतनी चीजें आपने जब अलग अलग देख ली है तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर क्या घटना घट रही है। इतने से ही आपको क्लियर हो गया कि ये जो दृश्य है एक रेल दुर्घटना का है, जहां पर रेल दुर्घटना हुई है, जहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पर और भी जो लोग हैं वो भी खड़े हैं। यहाँ पर देखो एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, क्रेन की सहायता से डिब्बों को सुधारा जा रहा है। जब एम्बुलेंस है तो यहाँ पर क्या हुआ, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होंगे उन्हें क्या करें, मतलब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देंगे डॉक्टर्स, और कुछ जो सीरियस होंगे उन्हें एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे। तो हमने अव्यवस्थित चीजें देखी थी, फिर हमने उन अव्यवस्थित चीजों को हमने व्यवस्थित किया। पहले आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको जो भी दिखाई दे रहा है आप वो देख लीजिए। ऐसा नहीं कि आप पहले उसका जो सिरा है वो ढूंढने की कोशिश करें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आप उसका कंप्लीट जो है स्टोरी कभी भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो चीजें जैसे जैसे दिखाई दे रही है, हाँ देखना तो सब कुछ है, पूरी तस्वीर को देखना है आपको, तो पूरी तस्वीर देख लिया। अब आपको जैसे जैसे चीजें दिखाई दे रही है आप नोट करते जाइए। मुझे पहले ही पुलिस वाले दिखे, कि मुझे एम्बुलेंस दिखी, मुझे भीड़ दिखी, फिर मुझे ट्रेन दिखी। ट्रेन से मैंने पटरी देख के मैंने समझा कि ये बस नहीं है, ये ट्रेन है। ये हवा में उड़ रही थी तो इससे मैंने समझा कि ट्रेन दुर्घटना हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब ये सारी चीजें मैंने समझ ली तो मुझे पता चला कि ये दृश्य एक रेल दुर्घटना का है। यहाँ पे रेल दुर्घटना हुई है, जहाँ पे पुलिस भी मौजूद है, चिकित्सा भी उपलब्ध है, वहां पे एम्बुलेंस भी है और क्रेन की सहायता से उसे ठीक कर किया जा रहा है। चलो इसको अब हम लिखते हैं। पटरी पर पलटी रेलगाड़ी के डिब्बे, क्रेन उठा और आसपास खड़े लोग, पुलिस या चित्र दुर्घटना। पुलिस का ये, एक सेकेंड, आप इससे आप इसे इस तरीके से लिखेंगे कि यह दृश्य जो है एक रेल दुर्घटना का है, जहां पर पटरी पर पलटी रेलगाड़ी के डिब्बों को उठाती हुई क्रेन दिखाई गई है और यहाँ पर आसपास खड़े हुए लोग हैं और पुलिस भी यहाँ पर मदद कर रही है दुर्घटनाग्रस्त लोगों की। कई डिब्बे इतने पिचक गए हैं कि उन्हें काटकर यात्रियों को बाहर निकालना पड़ रहा है। पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है और क्रेन से डिब्बों को सीधा किया जा रहा है और आसपास लोग जो है वो दुखी खड़े हुए हैं। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अब आपके पास में ना एक बहुत अच्छा दृश्य है, एक्चुअली ये मेरा फेवरेट है ना। फेवरेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेचर को बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, कलरफुल है, मतलब यहाँ पे देखिए चिड़िया जो है वो चहचहा रही है, पेड़ है, सूर्य उग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल लोगों की रूटीन हो रही है, कुआं है, कुएं से कुछ लोग पानी, महिलाएं पानी भर के ले जा रही है, एक व्यक्ति अपने जानवरों को चरा रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं। तो ये वाला ना कहा जाए तो एक बहुत ही अच्छा सीन है, एक मनमोहक वाला जो होता है ना, सुकून देने वाला। तो वो, तो ये पता चल गया कि एक गांव का जो है प्रातःकाल का सीन है, दृश्य दिखाया गया है जहां पर पक्षी जो है, क्यों हमने पता किया, क्योंकि पक्षी अभी भी है यहाँ पर, तो पक्षी चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं, हुआ हुआ है, मतलब हुआ है, कुछ लोग पानी भर रहे हैं
मतलब अपनी जो प्रातःकाल दिनचर्या होती है ना वो शुरू कर रहे हैं, है ना। कुछ कोई एक व्यक्ति अपने जानवरों को लेके जा रहा है चरने के लिए। यह दृश्य प्रातःकाल सूर्योदय का है। आसमान का रंग सूर्य की लालिमा लिए एक अनूठी छवि बिखेर रहा है। आप कुछ मुहावरे, कुछ ऐसी पंक्तियों द्वारा आप अपने चित्र वर्णन को और इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और कुछ पेड़ की डाल पर बैठे हुए हैं, चहचहा रहे हैं। दो घर दिखाई दे रहे हैं जिनके आगे सुंदर फूलों के पौधे लगे हैं। सामने कुआं है जिसके पास एक बड़ा सा पेड़ है और दो स्त्रियां जो है सर पे घड़े रख करके पानी भर रही है कुएं से। चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए लेके जा रहा है। पूरा दृश्य मनमोहक छटा बिखेर रहा है। प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल का काल भ्रमण करने से मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। देखो आपने फिर बता दिया कि आप एक जागरूक है और आपने अच्छे से वहां पर बता दिया कि भाई प्रातःकाल में, मतलब अपने सीन तो बता दिया और अपनी तरफ से वो भी रख दिया कि भाई प्रातःकाल घूमने से अच्छा होता है, स्वास्थ्य भी सही रहता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाले के ऊपर देखें। देखो भाई, जितने अब आप कहेंगे कि मैम बोर हो गए इतने सारे चित्र वर्णन से, तो मैं तब तक ये कराऊंगी जब तक कि हम सीख ना जाए। क्लियर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतने ज्यादा सीखेंगे। और अगर आप यहाँ पर एकदम फोकस्ड होकर देखेंगे तो शायद ऐसा भी हो कि आपको नेक्स्ट टाइम देखने की जरूरत भी ना पड़े, अभी ही सीख जाए। अब देखो ये दृश्य आपको देख के क्लियर क्या हो रहा है। ठीक है, मुझे तो सबसे पहले एक किसान दिखाई दे रहा है, एक अंकल दिख रहा है। ठीक है, मैं इसे किसान नहीं समझती, मैं इन्हें एक अंकल समझ रही हूँ कि भाई एक अंकल जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने इन्हें किसान क्यों समझा, क्यों कि इनके हाथ में एक बेल्ट है, ये हल है और सामने दो बैल है। ठीक है, बैल, हल, जो लकड़ी है, ये कहाँ किसान मतलब अंकल है, मतलब डेफिनेटली वो खेत में है, क्योंकि आसपास देखो बहुत सारे मतलब झाड़ी वाड़ी भी लगी हुई है। मतलब एक किसान का दृश्य बताया गया है जो खेती कर रहा है विथ हेल्प से, मतलब वो हल जोत रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो ये जो दृश्य है वो भारतीय किसान का है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ही हल द्वारा और बैलों के द्वारा खेती की जाती है। किसान परिश्रम और सरलता की मूर्ति होता है, वो अपने कठोर धरती को भी हरा भरा कर देता है। देखो ये जो बंजर धरती है ना, पहले ये हल लेकर बैलों की मदद से इसे खोदेगा, फिर उसके ऊपर बीज डालेगा, फिर उसे भरेगा, पानी डालेगा। मतलब इतनी मेहनत एक जमीन में, एक प्लेन जमीन में हरे भरी करना, मतलब एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। किसान अनाज उगा करके दूसरों का पेट भरता है। उसका परिश्रमी जीवन देखकर ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ये जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं। क्लियर। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर प्रधानमंत्री के किसान के बारे में इतनी सारी चीजें क्यों लिखी है, मतलब वो चित्र से रिलेट नहीं कर रही है। तो सिंपल सी बात है, अब आपने सबसे पहले बता दिया कि ये किसान खेती का दृश्य है। ठीक है, ये बता दिया। अब आप यहाँ पे क्या बताने के बताएंगे, यहाँ पर उसकी चीजें ही बताएंगे ना कि भाई वो कितनी मेहनत से खेती कर रहा है, बैलों की सहायता से वो खेती कर रहा है। तो इसीलिए हमने वो वाली चीजें यहाँ पर मेंशन की है। अब नेक्स्ट हमारे पास सीन है। देखो अब आप इस सीन को देख के समझे तो मैं अपनी वही वाली ट्रिक लगाऊंगी ये सीन एक्चुअल में क्या है। अब मुझे ना यहाँ पर एक अंकल जो है पेपर पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरा बच्चा जो है वो इनके शूज पॉलिश कर रहा है। ठीक है, एक बच्चा पेपर बेच रहा है। तीन चीजें मैंने नोटिस कर ली। मुझे दिखाई दे रही है कि एक अंकल जो है इन्होंने पट्टा बांधा हुआ है, डेफिनेटली एक मजदूर है। इनके ऊपर सामान रखा हुआ है, हाथ में सामान है, मतलब ये कुली है। क्लियर हो गया। इनके पीछे एक अंकल है और पीछे की जो तस्वीर दिखाई दे रही है ट्रेन टाइप दिखा रही है। देखो यहाँ पर एक गेट बना हुआ है, यहाँ पर खिड़की है, इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं। इसे हम घर की विंडो भी देख सकते थे, लेकिन जो माहौल बन रहा है तो उसी से पता चल रहा है। देखो यहाँ पर विंडो है, इसमें एक आंटी बैठी हुई है, इधर एक कोई लड़का बैठा हुआ है। और द फेमस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का खंबा, ये वाला जो ना ये। ठीक है, अब आपको पता चल गया है, हमने इतनी सारी चीजें नोटिस की। तो ये जो सीन है ये कहाँ का है, प्लेट फॉर्म का है। ठीक है, प्रस्तुत चित्र जो है वो प्लेटफॉर्म का है, जहां पर कड़ी मेहनत हो रही है, जहां पर बाल श्रम हो रहा है। ठीक है, बच्चा देखो कितना यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा है, ये वाला भी बच्चा ही दिखाई दे रहा है जो कि बाल श्रम कर रहे हैं, पेपर बेच रहा है। एक वहां पर मोची का काम कर रहा है, शू पॉलिश कर रहा है। एक अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना सामान ढो रहे हैं, कुली का काम कर रहे हैं। तो इतनी चीजें पर्याप्त है आपको अपना चित्र का वर्णन करने के लिए।
बहुत सारे फैक्ट हमने बहुत सारे रफ वर्क कर लिया है, बहुत सारे फैक्ट निकाल दिए हैं। हमको शुरुआती लाइन पता चल गई है कि प्रस्तुत जो चित्र है वो रेलवे प्लेटफॉर्म का है। यहाँ एक रेलगाड़ी खड़ी है, दो कुली सर पर सामान रखकर हाथ में अटैची पकड़े चल रहे हैं। जिस व्यक्ति का सामान है वो उनके साथ चल रहा है, दिखाई दे रहा है उसमें हमें। एक बच्चा हाथ में अखबार लिए उनको बेच रहा है, दूसरी ओर एक बच्चा अपनी बूट पॉलिश की दुकान पर एक व्यक्ति के जूते पॉलिश कर रहा है। जिस व्यक्ति के जूते पॉलिश किए जा रहे हैं वो अखबार पढ़ रहा है और किनारे पर कूड़ादान रखा है, परंतु कूड़ा फिर भी इधर उधर फैला हुआ है। इस दृश्य में ऐसी बातें हैं जैसे बाल श्रम, देखो, और गंदगी, बाल श्रम, क्योंकि हमें मेन इंडिकेट यहाँ पे करना है। नॉर्मली हम यहाँ पर जो है पूरे दृश्य के बारे में ये बता सकते थे कि हमने यहाँ तक के, मतलब यहाँ तक के आपने बता दिया पूरे दृश्य के बारे में, लेकिन आप एक स्टूडेंट है, आप एक समझदार, एक मैच्योर है, हमारे देश का कल है, तो आपको वहां पर चीजों को फाइंड आउट करते आनी चाहिए। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप कितने क्लियर माइंड है, आप चीजों को मतलब प्रॉब्लम्स देख सकते हैं, उसे सॉल्व करने लायक है। तो आपने यहाँ पर एक प्रॉब्लम देख ली कि यहाँ पर हो रहा है बाल श्रम, ठीक है, बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बाल श्रम हो रहा है। कूड़ादान होने के बाद में भी, देखो ये कूड़ादान रखा हुआ है, उसके बाद में भी यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। तो दूसरी पॉइंट यहाँ से निकल के आती है कि यहाँ पर गंदगी है जो अब तक के, जो तब तक हल नहीं हो सकती जब तक के और कार्य करना अपना कर्तव्य ना समझे। क्यों? क्योंकि ये जो व्यक्ति जो है ये बूट पॉलिश इसे करवा रहे हैं, तो ये शायद इसे बोल भी सकते हैं कि भाई आप इस एज में नहीं है कि आप बूट पॉलिश करें। दूसरा, यहाँ पर ये जो गंदगी फैलाई है तो इन्हीं लोगों में से फैला कि खुद क्लीन नहीं करेंगे, कि इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस तरीके की गंदगी होती ही रहने वाली है। तो भाई जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उन्हें भी मैं बता दूं, पढ़ लीजिए, वरना यही हाल होने वाले हैं, है ना। क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो फिर एक टाइम होगा कि आपको यही सब करना होगा। क्योंकि हमारी एक तिवारी मैम ने तो कहा था कि आपके पास में ना दो चीजें हैं, एक तो आप अभी बहुत सारी मेहनत कर लीजिए, ये मेहनत करके, मतलब यहाँ पर मेहनत कैसी करनी है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको सारी चीजें आपकी फैमिली अवेलेबल करा रही है, हर एक चीज आपको जो भी नीड पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सारे फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, और एक्चुअल में है हम लोग अच्छे। तो क्या हुआ कि हम जब भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारे हाथों हाथ सारी चीजें अवेलेबल हो रही है। मतलब हमें अभी आरामदायक जीवन में हमारे कंफर्ट जोन में रह करके ही हमें कड़ी मेहनत करनी है। एक तो आप अभी ये कर लीजिए और लाइफ टाइम अच्छी जॉब लेकर के बढ़िया लाइफ एंजॉय करिए, वरना आप अभी उसी कंफर्ट जोन में रह करके आराम कर लीजिए। क्योंकि एक एज के निकलने के बाद में हमें मेहनत करनी होती है हमारे जीवन के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पैसा कमाना ही है। तो अगर आप अभी इस कंफर्ट जोन में मेहनत नहीं करेंगे तो आपको बाद में, एक एज के बाद में, उस कंफर्ट जोन से निकलने के बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत इस टाइप की होगी। वहां पे आपके लिए कोई कंफर्ट जोन सेट करके नहीं रखा हुआ है कि बेटा इसमें जा करके आप अपनी मेहनत कर लीजिए, बैठे बैठे आप पैसा कमाइए, ठीक है। तो बेस्ट है कि आप अभी जिस कंडीशन में हैं, अच्छी अच्छी लग्जरी लाइफ में है, तो वहीं पे हम पढ़ाई वाली मेहनत कर ले, जिससे कि हमारी आगे की लाइफ भी पूरे टाइम कंफर्ट जोन में ही रहने वाली है। चलो नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट वाला है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है पहले तो, ठीक है। जो सबसे पहले मुझे चीज दिखी है मैं वो बताती हूँ। मुझे चीज दिखी हुई है ये बहता हुआ पानी, ठीक है, मुझे यही पहली चीज दिखी, ये मैं फर्स्ट ही लगा रही हूँ क्योंकि मुझे हर जगह बहता हुआ पानी ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा कलरफुल कर लूँ वरना चीज समझ नहीं आएगी। मुझे सबसे पहले ये बहता हुआ पानी दिखाई दिया है, उसके बाद में मुझे ये उड़ता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकंड, हर जगह उड़ता हुआ धुआं ही दिख रहा है। अब ये उड़ता हुआ धुआं इतना सारा दिख रहा है, सेम बिल्डिंग्स दिख रही है, तो इससे क्यों ना, क्योंकि इतनी सारी, मतलब इतने सारे घरों से, इतनी चिमनियों से ऐसे धुआं नहीं निकलता, हमारे एग्जॉस्ट लगे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरीके की चिमनी नहीं होती है जहां से पूरा धुआं बाहर निकल रहा है। एग्जॉस्ट जो होता है वो फैन की तरह ही अंदर का डस्ट निकाल देता है, और इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई ये किसी कारखाने का दृश्य है, क्योंकि इतने सारी चिमनियां तरफ से यहाँ से धुआं निकल रहा है, और देखो इन्हीं से कनेक्ट होकर के ये पानी भी बाहर निकल रहा है, मतलब इनका जो अवशिष्ट गंदा पानी है वो बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे चीजें तैरती हुई नजर आ रही है। तो एक बात ये क्लियर हो गई, आप देख करके धीरे धीरे समझ में आया कि ये एक नदी है, ये नाला है, एक बहने वाला जल है, मतलब आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, नदी ये नाला जो भी है। तो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई कि ये एक कारखाने वाला, मतलब एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर बहुत सारा धुआं निकल रहा है कारखानों से, ठीक है, जो वायु में जा रहा है। और जब धुआं वायु में जा रहा है मतलब यहाँ पर हो रहा है वायु प्रदूषण, ठीक है। पानी पूरा जल में आ रहा है और इसमें ढेर सारी चीजें जो है,
ठीक है, बहुत सारी पड़ी हुई है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर हो रहा है जल प्रदूषण। मतलब इस तस्वीर में आपके पास में दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो आपको वायु प्रदूषण दिखाई दे रहा है, दूसरा आपके पास में यहाँ पर है जल प्रदूषण। तो दो चीजें हो गई, ये एक बात क्लियर होगी। मतलब हमने छोटी छोटी, इवन सीरियसली मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि मैं देख क्या रही हूँ, ठीक है। जब हमने फोकस करके देखते गए हर एक चीज को क्लियर करते गए, तो हमारे पास में चीजें क्लियर हो गई कि ये किस चीज की है ना। वरना फर्स्ट तो मुझे भी नहीं पता था कि किस चीज के। तो अब हम इसे देखते हैं, हमने बहुत सारे रफ पॉइंट निकाल लिए, अब हम उसे सिस्टमेटिक रखें। किसी भी देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना देश के विकास और समृद्धि के लिए की जाती है, परंतु सावधानी न बरतते हुए ये कई प्रदूषण फैलाने लगती है। ठीक है, ये वाला जो पूरा सेंटेंस है आप इसको नीचे रखें, क्योंकि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, बताना है कि कहाँ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रस्तुत चित्र जो है वो कहाँ का है, औद्योगिक क्षेत्र का है या औद्योगिक इकाइयों का है। फिर आप शुरू करेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, चित्र में फैक्ट्रियां जो है प्रदूषण प्राणवायु को जहरीला बना रही है, इससे निकलने वाले जहरीले रसायनों वाला पानी नदियों में मिलकर के जल प्रदूषित कर रहा है, और जो धुआं है वो वायु प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है आप इसे ऐसा ना लिखें, इस तरीके क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र जो है वो औद्योगिक इकाइयों का है, जहां से निकला हुआ धुआं वायुमंडल को खराब कर रहा है, प्राणवायु को जहरीला बना रहा है, और इससे निकला जहरीले रसायनों वाला पानी जो है नदियों में मिलकर के जल को प्रदूषित कर रहा है। फिर आप ये लिखेंगे कि किसी भी देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना देश के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु उसमें सावधानी बरतनी है कि ये जो जहरीला धुआं निकल रहा है, जहरीले रसायन वाला पानी निकल रहा है, इसका निपटान किया जाए, इसे इस तरीके से पूरा सामूहिक तौर पर रिलीज ना किया जाए। क्लियर? चलो, इतने सारे एग्जाम्पल्स अभी तक के हमने देखे। आई होप आपको ये एक बात तो समझ में आ गई होंगी कि कैसे हमें ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम लेकर के आएंगे सिर्फ इमेजेस, वहां पर हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर तो हमने क्या किया, हमने इसे सॉल्व भी किया। अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ तस्वीर देखेंगे और आपस में मिलकर के डिस्कस करेंगे कि उस तस्वीर, वो जो तस्वीर है वो हमसे क्या कहना चाह रही है और क्या बता रही है। ठीक है, अभी तक के तो हमने लिख करके भी प्रैक्टिस कर ली, अब हम सिर्फ चित्र को देख करके ही डिस्कस करेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तब तक कि आप और प्रैक्टिस करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी, तब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलके साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप सीख चुके होंगे। बाय।